क्षण भी है। आज हम इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से देश के मूल निवासियों को प्रबोधन का जो कार्यक्रम रखे हैं या जागरण का जो कार्यक्रम हम रखे हैं, उसका माध्यम से सारा देश के मूल निवासियों को हम इस ऐतिहासिक दिन का बारे में जानकारी या सचेत करना चाहते हैं। आज 9 अगस्त का दिन है। यह 9 अगस्त का दिन मूल निवासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और इसी सिलसिले के तौर पर इसी संदर्भ में ये कार्यक्रम रखा गया है। वर्चुअल मीट का माध्यम से हम MNTV लाइव और फेसबुक लाइव का माध्यम से सारा देश में ये प्रचार हो रहा है। आज पूरी दुनिया में, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मूल निवासी का दिन या वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपुल्स डे नाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हम भारत के मूल निवासियों के लिए भी ये मूल निवासी का दिन हम पालन कर रहे हैं। तो आज का जो विषय हम लोग चर्चा के लिए रखे हैं या मूल निवासियों को जागरूक या जागरण, मूल निवासियों का जागरण के लिए रखे हैं, और विषय है विश्व मूल निवासी दिवस क्या, क्यों और कैसे, तथा विश्व मूल निवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, एक गंभीर विश्लेषण। दूसरा विषय रखा गया है आदिवासियों की समस्याओं का समाधान अन्य मूल निवासी जाति समूहों यथा SC, OBC और माइनॉरिटी के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण किए बगैर संभव नहीं, एक गंभीर मंथन। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के मूल निवासियों को उद्बोधन देने के लिए हमारे बीच बहुत सारे मान्यगण्य व्यक्ति विशेष उपस्थित है। उनका नाम मैं एक एक करके आप लोग को बताऊंगा, जैसे उनका आएंगे वो लोग। तो इस संदर्भ में मैं आप लोगों को थोड़ा जानकारी देने के लिए कुछ बातें आप लोग का सम्मुख आपका सामने रखना चाहूंगा मैं। हम भारत के वासी या भारत में हम वास करते हैं। भारत का या देश का सबसे बड़ा पंचायत जिसको हम बोलते हैं वो संसद है। इसी तरह पूरा विश्व का एक महापंचायत है जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, या उसको अंग्रेजी में यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्य कार्यालय जेनेवा में है। वर्तमान वो यूएनओ का जो महासचिव है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। द्वितीय विश्व युद्ध का बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस दुनिया के सारे देशों ने अनुभव किया कि दुनिया में अमन और शांति का चयन
अगर हम बरकरार रखना चाहते हैं या सुरक्षा रखना चाहते हैं, उसका साथ साथ अगर हम लोग मानव अधिकार को संरक्षण करना चाहते हैं और इसको करना भी अति आवश्यक है, इसका साथ मानवीय मूल्य यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, धार्मिक स्वतंत्रता जैसा मौलिक अधिकारों को अगर हम लोगों का सुरक्षा करना चाहते हैं, साथ साथ जलवायु जो क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेट जो बोलते हैं, उसका प्योरिटी और जो भारसाम्य को अगर हम बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको दुनिया में मैत्री और शांति का कायम करना पड़ेगा। इस विचार को आधार बना के ये यूनो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सृष्टि हुआ या बनाया गया। शुरुआत में इसमें 51 देशों ने इसमें सदस्य थे। आज का दिन में अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, मालदीव, भारत, चीन, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जैसे 10 एशियन देशों से कुल मिला के 193 देश इसमें सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ गठन का 50 साल का बाद समीक्षा करके देखा गया कि कुछ देशों में या दुनिया में जो प्रवासी लोग हैं या जो अनुप्रवेशकारी लोग हैं, उन्होंने उस देश का मूल निवासियों को ऊपर बहुत अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। इसका साथ साथ उनका ऊपर में वो लोग शासन कर रहे हैं। शासन में वहाँ का मूल निवासियों लोगों का पारंपरिक व्यवस्था, कला, संस्कृति, परंपरा, ये सब को समाप्त कर रहे हैं तथा उनका जल, जंगल, जमीन को अख्तियार करके उनका अस्तित्व का ऊपर संकट खड़ा कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन ने मूल निवासियों को उनका देश में सुरक्षित रखने के लिए ये दिन का घोषणा किया गया, जिसका माध्यम से वो लोग जो उद्योग का नाम से, विकास का नाम से नदी बांध या फैक्ट्री, माइंस जो बना रहे थे, उनका माध्यम से मूल निवासियों का विस्थापन हो रहा था, उनको बेरोजगार किया जाता था। ये जो जितने भी संकट था उसको दूर करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए मूल निवासियों को तथा उनका मानविका अधिकार को बजाय रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में अगस्त 9 में वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपुल्स डे घोषित किया और इसी से जितने भी यूनाइटेड नेशन में मेंबर है या सदस्य है, उन कंट्री को, उन देशों को निर्देशित किया गया कि इसी दिन लोगों का, मूल निवासी लोगों का उत्थान के लिए, उनका
मानविका अधिकार को बजाय रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए तथा उनका भाषा, संस्कृति, परंपरा, धार्मिक सोच को बनाए रखने के लिए सारी देश को सोचना पड़ेगा या कुछ काम करना पड़ेगा। यही चीज को दिशा निर्देश करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिन को वर्ल्ड इंडिजिनस पीपुल्स डे का नाम से घोषणा किया गया। और इसी दिन उन देशों को यह निर्देश दिया गया, इसी दिन में वो लोग ये मूल निवासियों का जो भी समस्या है उसका बारे में विचार मंथन करें और उनका जो भी सेफगार्ड के लिए जो भी जरूरत है वो कदम वो लोग को उठाना पड़े और उसके लिए वो लोग उस दिशा में वो लोग को काम करे। लेकिन भारत में इस संदर्भ में अगर हम कुछ बातें करते हैं या चिंतन मंथन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, भारत में चक्रांत पूर्वक या और लोगों का अंदर में भ्रांति पैदा करने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूल निवासी दिवस या वर्ल्ड इंडिजिनस पीपुल्स डे नाम से जो घोषणा किए थे, उनको भारत में या भारत देश में उसको आदिवासी दिवस का नाम से वो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसका माध्यम से हमारा कुछ मूल निवासी भाई साथी या लोग उनका झांसे में आके इस दिन को मूल निवासी दिवस के नाम से या मूल निवासी का एजेंडा लेके या मूल निवासी का कंसेप्ट लेके उनका कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो लोग एक वर्ग या एक जाति समूह या एक समूह को लेके इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। ये बहुत बड़ा सेग्रीगेशन का मामला है। तो हम अपना जो संगठन है, इस संगठन का माध्यम से हम देशवासियों को या देश के सारे मूल निवासियों को एससी एसटी ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज का दिन ये मूल निवासी दिन है, ये आदिवासी दिन नहीं है। आदिवासी का नाम से और आदिवासी दिवस का नाम से जो शत्रु इस हमको विभ्रांत कर रहा है या भटका रहा है, उनका जो उद्देश्य को काउंटर करने के लिए हम ये कार्यक्रम सारे देश में मना रहे हैं या इसका माध्यम से हम जागरण प्रबोधन का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये इसका पृष्ठभूमि है। तो आज का जो आलोच्य विषय है या जो भी सब्जेक्ट रखा गया है संगठन का माध्यम से आप लोगों का सामने इसका डिस्कशन करने के लिए या बताने के लिए, सबसे पहले मैं माननीय एच.एन. रेकवाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जो नेशनल प्रेसिडेंट है, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। वो इस विषय का ऊपर में मूल निवासियों को या देशवासियों को उद्बोधन दे तथा उनको इस संदर्भ में कुछ अहम बातें उनको जानकारी का हिसाब से देने के लिए मैं उनको अनुरोध करता हूं या आमंत्रण करता हूं। जय मूल निवासी। धन्यवाद मुर्मू साहब। आज वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे
यानी विश्व आदिवासी अर्थात विश्व मूल निवासी दिवस की मैं पूरे भारत के SC ST OBC और माइनॉरिटी भारत के मूल निवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज के वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे 9 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए और हमारे भारत के मूल निवासियों को इस दिवस के उपलक्ष्य में उनकी ऐतिहासिक जानकारी देने के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब आज उपस्थित है। उनकी ही अध्यक्षता में आज का आयोजन संपन्न हो रहा है। मैं हमारे तमाम मूल निवासी महापुरुषों को नमन करते हुए और सभी महानायकों क्रांतिकारियों को नमन करते हुए साथियों, आज ये विश्व मूल निवासी दिवस अर्थात आदिवासी दिवस हम भारत के 85% SC ST OBC और माइनॉरिटी को जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से प्रत्येक देश के मूल निवासियों के लिए ये दिन सेलिब्रेट करके उनको आपस में जोड़ने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर भारत के मूल निवासियों को पहले वर्ण व्यवस्था में बांटा था, अब जाति व्यवस्था में 6743 जातियों में बांटा गया है। वो अपनी पहचान खोए हुए लोग हैं। तो साथियों, 21 मई 2001 की DNA रिपोर्ट के आधार पर यहाँ के SC ST OBC और माइनॉरिटी जो अलग अलग जातियों में अलग अलग समूहों में बंटे हुए हैं, उनको एक बहुत बड़ी उस रिसर्च रिपोर्ट ने उनका इतिहास, उनका DNA के माध्यम से उनकी पहचान दिलाने के लिए कि तुम भारत के मूल निवासी हो। 85% लोग, उसके माध्यम से ये तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए ये दिन बहुत ही हर्ष उल्लास का दिन है। और इसके माध्यम से हम दुश्मनों ने हमको अलग अलग भ्रमित कर रखा है, अलग अलग बांट रखा है और लगातार वो कोशिश कर रहा है कि ये लोग बंटे हुए रहे, क्योंकि ये बंटे हुए रहेंगे तो हम आसानी से इन पर अल्पसंख्यक होकर के इन पर राज करते रहेंगे। तो साथियों, ये आज का दिन तमाम मूल निवासियों के लिए बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है। इसके लिए इसको और मैं बार बार उनको बधाई देता हूं। और इस अवसर पर जिस तरीके से वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर वामन मेश्राम साहब समाज को कोई भी दिवस सेलिब्रेट करना है, वो उसका मेन उद्देश्य होता है उनको जागरूक किया जाए, जानकारी दे करके, क्योंकि सदियों से उनको जो दिमाग की खुराक मिलना चाहिए वो दिमाग की खुराक अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुई है। तो कोई भी अवसर मान्यवर वामन मेश्राम साहब मूल निवासियों के लिए यानी SC ST OBC को और इनसे धर्म परिवर्तित तमाम प्रकार की माइनॉरिटी को जोड़ने का हमेशा वो उन अवसरों का लाभ लेकर के समाज को जागरूक करने में लगे हुए रहते हैं। हमने भी मान्यवर मेश्राम साहब से निवेदन किया था कि इस दिवस को मनाया जाए ताकि हमारे
SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं जो अलग अलग विभाजित कर रखे हैं, उनमें दूरियां पैदा कर रखी है। इस दिवस के माध्यम से वो आपस में जुड़े, उनको एहसास हो कि ये तो हमारा स्वयं का दिन है, हम बिछड़े हुए लोग हैं, हम कुछ पहचान खोए हुए लोग हैं, जो अलग अलग पहचान से हम जाने जाते हैं। तो साथियों, आज का जो विश्व मूल निवासी दिवस क्या, क्यों और कैसे, अच्छा, विश्व मूल निवासी दिवस क्यों मनाया जाना चाहिए, इसके बारे में हमारे संचालक महोदय ने ऐतिहासिक जानकारी दी यूएनओ के माध्यम से। जो 193 देश उसके सदस्य है, ये पूरे दुनिया में, विश्व में यह दिवस मनाया जा रहा है ताकि उस देश के मूल निवासियों की सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, प्रथाएं, मान्यताएं, रीति रिवाज वो संरक्षित हो, उनके तमाम प्रकार के मानवीय अधिकार सुरक्षित हो, संरक्षित हो। इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 1994 में ही एक प्रस्ताव पारित किया था और वो प्रस्ताव 20 दिसंबर 2006 में भी एक और प्रस्ताव पारित किया। उसके तहत 46 प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने पास किया है। तमाम प्रकार की उनकी सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा, परंपराएं, प्रथाएं, उनकी जल, जंगल, जमीन, उन सभी को संरक्षित करने के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं उस प्रस्ताव में। वैसे भारत के संविधान ने भी उनको तमाम प्रकार के अधिकार देकर के संरक्षित किया है। अब इस मेन हम लोगों को, आदिवासियों को अलग विश्व आदिवासी दिवस नाम से सेग्रीगेट करने का या उनको आइसोलेट करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए हमने आज इस दिवस के अवसर पर जो सब्जेक्ट चर्चा के लिए रखा है, मेन मुख्य रूप से उसके पीछे मेन मकसद है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी को एहसास कराएं कि आप अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हो, आइसोलेशन में लड़ाई लड़ रहे हो, आप सफल होने वाले नहीं हो। इसलिए जो आज विषय चर्चा के लिए रखा है वो विषय है कि आदिवासियों की समस्याओं का समाधान अन्य मूल निवासी जाति समूहों यानी SC OBC और तमाम प्रकार की माइनॉरिटी को साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण किए बगैर संभव नहीं। तो साथियों, आदिवासियों की जो समस्या जिस तरह की है, इसी तरीके से गैर आदिवासियों की भी समस्या है और वो समस्या मूल कारण है भारत की व्यवस्था। और भारत की व्यवस्था पर ब्राह्मणों का कब्जा है। जिससे हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग आइसोलेशन में यानी अलग अलग लड़ाई लड़ करके वो तमाम प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो आइसोलेशन में रह करके ना SC, ना ST, ना OBC और न ही माइनॉरिटी इसका मुकाबला कर सकते हैं। सबसे बड़ा हमारा सामाजिक समूह है 52%, जिसकी संख्या है OBC। अब 52% होने के बावजूद भी वो इसका मुकाबला करने के लायक नहीं है। तो हम आदिवासी 8% है
अनुसूचित जाति के लोग 15% है, माइनॉरिटी भी लगभग 12 से 15% है। ये लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसके लिए SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को आपस में जोड़ने के लिए और इनको संगठित करने के लिए, इनको इकट्ठा करने के लिए वामन मेश्राम साहब लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो इसके लिए SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को वो एक एजेंडे के तहत, कॉमन एजेंडे के तहत संगठित करने में लगे हुए हैं। इसीलिए बहुजन क्रांति मोर्चा नाम का एक प्लेटफॉर्म माननीय मेश्राम साहब ने निर्माण किया है, क्योंकि जब कॉमन एजेंडा होगा, हमारा जो कॉमन एजेंडा होगा, तभी जाकर के हम लोग SC, ST, OBC के जो लोग हैं वो आपस में जुड़ सकते हैं। नहीं तो छोटे छोटे संगठन हमारे बने हुए हैं, हमारे अलग अलग एजेंडे हैं, हजारों संगठन हैं, हजारों उनके एजेंडे हैं। इसलिए वो तमाम SC, ST, OBC के लिए अभी वर्तमान में 3 चीजों की जरूरत है। एक तो कॉमन उद्देश्य होना चाहिए। कॉमन उद्देश्य रहेगा तो हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो SC की समस्या है, ST की समस्या है, OBC की समस्या है, माइनॉरिटी की समस्या है, सबकी अलग अलग हमारी पिटाई हो रही है। तो हम लोग उससे निजात पाने के लिए कॉमन एजेंडा, कॉमन उद्देश्य निर्धारित करके हम लोग 6000 जातियों को इकट्ठा कर सकते हैं। और अलग अलग अगर संगठन रहेगा तो जो एजेंडा अलग अलग रहेगा, कॉमन एजेंडा रहेगा नहीं तो हम किसी भी समस्या का समाधान करने के लायक नहीं बन सकते हैं, जिससे हमारी ताकत का निर्माण नहीं हो सकता है। और उस ताकत का निर्माण करने के लिए हमको कॉमन एजेंडा पे काम करना होगा, कॉमन एजेंडा निर्धारित करना होगा। और उस कॉमन एजेंडे के तहत जो शक्ति, ताकत का निर्माण करना है, उसके लिए हमको 5 चीजों की आवश्यकता होगी। 5 तरह की ताकत हमको उसमें जरूरत है। एक बुद्धि बल है, एक मनोबल, तीसरा संघ बल या संगठन का बल, चौथा बाहुबल और 5वां धन बल। ये 5 तरह की जो ताकत है जिसके कारण हमारी शक्ति का निर्माण किया जा सकता है। और यही हमारा धन बल, बुद्धि बल, संघ बल, बाहुबल और धन बल, ये तमाम 5 ही चीजें आज हजारों छोटे बड़े संगठनों में हम लोग विभाजित हो गए। पहले दुश्मनों ने हम लोगों को जातियों में विभाजित किया था, लेकिन 1950 के बाद हमारे समाज में हमारे महापुरुषों के आंदोलन की बदौलत जो संवैधानिक अधिकार मिले, उन संवैधानिक अधिकारों का लाभ लेकर के जो समाज में पढ़े लिखे लोगों का निर्माण हुआ, अधिकारी कर्मचारियों का निर्माण हुआ, उन लोगों ने 6743 जातियों में बटे हुए लोगों को लगभग 6 लाख संगठनों में, छोटे बड़ों संगठनों में विभाजित कर दिया, जिससे उनका समय विभाजित हो रहा है, बुद्धि विभाजित हो रहा है, बाहुबल विभाजित हो रहा है, उनका धन बल विभाजित हो रहा है। यानी 5 ही जो बल है ये सभी विभाजित हो रहा है। तो इसको इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा करके एक शक्ति का निर्माण करने के लिए 5 चीजें हम लोगों को कॉमन मिनिमम के प्रोग्राम के तहत हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कॉमन विचारधारा होना चाहिए। अब कॉमन विचारधारा क्या है?
तो हमारा जो कंसेप्ट है मूल निवासी सिद्धांत, ये मूल निवासी है कि हम SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो सभी मूल निवासी है, और हमारे पास विचारधारा है हमारे महापुरुषों की। मूल निवासी महापुरुषों ने इस आधुनिक भारत में 1848 से लगा करके 1956 तक जो आंदोलन किया, और उस आंदोलन की बदौलत हम लोगों को 1950 में जो सदियों से तमाम प्रकार के अधिकारों से वंचित थे उनको विभिन्न तरह के अधिकार मिले 1950 में। उन्हीं के आंदोलन का ये परिणाम है। तो ये विचारधारा हमारे महापुरुषों की, और साथ में तीसरा बिंदु है इसमें कॉमन लीडरशिप। अगर हमारी लीडर, हमारा नेता अगर कॉमन रहेगा, सभी का SC ST OBC और माइनॉरिटी का नेतृत्व करने वाला, तो वो हमारे पास में अभी है। क्योंकि आज मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने अपने जीवन के 45 साल लगा करके आज इस मूवमेंट को 31 राज्यों में 542 जिलों में नेटवर्क खड़ा किया, लगभग 2 लाख गांव में नेटवर्क खड़ा किया, और 6000 जातियों में बंटे हुए लोगों में से 3000 जातियां लगभग आज उनके इस अथक प्रयास से, उनके नेतृत्व में SC ST OBC और माइनॉरिटी तमाम प्रकार की, वो सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, लिंगायत हो, सभी माइनॉरिटी उनके नेतृत्व को स्वीकार किया है, और मिलजुल करके आज बड़े पैमाने पर भारत में एक ताकत का निर्माण किया है, जिससे हमारा दुश्मन घबराया हुआ है। वो घबरा हुआ दुश्मन इसलिए वो ताबड़तोड़ इस लॉकडाउन के पीरियड में भी संविधान के विरोध में जाकर के फैसले ले रहे हैं, संविधान को ताक में रख दिया है। तो ये सभी उसका हमारी जो ताकत है, हमारे लीडर है, वो SC ST OBC और माइनॉरिटी सबको साथ में लेकर के चलने वाले मान्यवर वामन मेश्राम साहब। तो हमको लीडर की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3 मुद्दे हैं। इन तीनों मुद्दों के आधार पर हम SC ST OBC और माइनॉरिटी को कॉमन एजेंडा के तहत काम कर सकते हैं, और हमारी तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लायक हम बन सकते हैं। साथियों, दुश्मनों ने जो हालात और परिस्थितियों का निर्माण किया है कि आज आदिवासियों का ले लीजिए, आदिवासियों को विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर उनको जल जंगल जमीन से विस्थापित किया, और अभी भी नई नई नीतियां उनको विस्थापित करने के लिए बनाई जा रही है। यह हमारे लोगों को सभी को पता है, क्योंकि आइसोलेशन में हम लड़ रहे हैं, इसलिए हमारी आदिवासियों को आइसोलेशन में लड़ रहे हैं। उनकी नक्सलवाद के नाम पर, उग्रवाद के नाम पर पिटाई हो रही है, और आइसोलेशन में लड़ रहे हैं, इसलिए उन छोटे मोटे संगठनों के लोगों को, नेतृत्व करने वाले लोगों को वो नक्सलवादी घोषित करके जेलों में बंद कर रहे हैं। ये हमारे पास सामने उदाहरण है। तो आदिवासी सदियों से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वो आदिवासी सफल नहीं हुआ। आदिवासी महापुरुषों ने, उदाहरण के लिए बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, गुलाम भारत में उन्होंने अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी और अधिकार भी हासिल किए, वो लागू भी थे। लेकिन आजाद भारत में उनको तमाम प्रकार के संवैधानिक अधिकार
और विशेषाधिकार होने के बावजूद भी और उनके समाज के प्रतिनिधि लगभग आदिवासियों के 47 सांसद है और 450 विधायक है। ये इतने सब होने के बावजूद भी वो जो अपने अधिकार है वो ना लागू करवा पाए। 5वीं अनुसूची अभी तक लागू करवाने के लिए इम्प्लीमेंटेशन एक्ट नहीं बनवा पाए। यहां तक कि जो लागू थे वो अधिकार छीनने जा रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट सेक्टर खत्म हो रहा है, वो आरक्षण खत्म हो रहा है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन खत्म हो गया है, उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इस तरीके से तमाम प्रकार के जो अधिकार लागू थे वो हमारे नई नीतियों के माध्यम से उन्होंने खत्म कर दिए, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से। इसलिए हम ये समस्या हमारी कॉमन है, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, ये सबकी कॉमन समस्या है। इसलिए हम लोगों को इसको मिलजुल करके हम इसकी लड़ाई लड़ सकते हैं। नहीं तो आज बड़े पैमाने पर सिखों की पिटाई हो रही है। 84 के दंगों में बड़े पैमाने पर सिखों का कत्लेआम हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से सिखों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। मुस्लिमों का गोधरा कांड, गुजरात दंगे और विभिन्न तरह के, और जिनको हम कहते हैं कि ये पार्टी बहुत हितैषी है, इसके पार्टी के उसमें संरक्षण में हम इस समाज को बचा पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस 70 साल के शासन में 55 साल कांग्रेस ने शासन किया और सबसे ज्यादा अगर सत्यानाश हुआ है आदिवासियों का और मुस्लिमों का तो कांग्रेस के ही शासन में हुआ, जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं कि नहीं, कांग्रेस तो बहुत अच्छी है। तो ये हमारे पास उदाहरण है। और आज जिस तरीके से वो लोकसभा में ईवीएम के माध्यम से कब्जे, आज नए तरीके से विधायकों को खरीद करके एक दूसरी सरकार गिरा करके राज्यसभा पे भी वो कब्जा कर रहे हैं और कब्जा करके वो इस संविधान को भी निष्प्रभावी करने के और नया संविधान को लागू करने के लिए उस एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार के हमारी जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, अगर हम सभी लोग मजलूम हैं, सभी की हमारी अलग अलग पिटाई हो रही है, कोई भी हम अपनी समस्या का समाधान करने के लायक नहीं है। इसलिए हमको एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को आपस में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, कॉमन एजेंडे के तहत एक साथ मिलजुल करके ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है। क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है सोचने का, ना दोस्त दुश्मन की पहचान का भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो दुश्मन है वो आइडेंटिफाई हो चुका है। आज आपके हक अधिकार जिस तरीके से छीने जा रहे हैं, आज बड़े पैमाने पर हमारे ओबीसी समाज में भी नेतृत्व का निर्माण हो गया है और ओबीसी भी समझ चुका है इनका षड्यंत्र। इसलिए अब हमको जिस तरीके से हम आदिवासियों को अलग अलग लड़ाते हैं, जैसे जो आदिवासी ईसाई बन गया और जो आदिवासी ईसाई नहीं बना, उनको आपस में लड़ाने के लिए, आदिवासी को आदिवासी से लड़ाने के लिए वो हमारे दुश्मन, ताकि हम मुख्य समस्या की ओर हमारा ध्यान नहीं जाए। अभी ये विश्व मूल निवासी दिवस
जिस तरीके से इंडिजीनियस का अर्थ लगा करके विश्व मूल निवासी दिवस घोषित किया गया, तो सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोग कि ये तो आदिवासी दिवस है, इसको मूल निवासी कहा जा रहा है। तो उन लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इंडिजीनियस का आप गूगल पे या डिक्शनरी में अर्थ देख लीजिए। इंडिजीनियस का मतलब आदिवासी नहीं होता है। आदिवासी यानी ट्राइब को आदिवासी कहा गया है। तो साथियों, हमको ये षड्यंत्र दुश्मन के हैं। दुश्मन जगह जगह विभिन्न जिलों में, या मध्य प्रदेश के भी जो आदिवासी बाहुल्य जिले हैं, वहां पर वो आदिवासी और मूल निवासी शब्द नहीं कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं जनजाति के नाम पर। वो जनजाति कहना शुरू कर दिए हैं और कोई संगठन उनका विरोध कर रहा है, कोई मूल निवासी दिवस का विरोध कर रहा है, कोई मूल निवासी शब्द का विरोध कर रहा है, कोई आदिवासी दिवस का विरोध कर रहा है। तो ये आपस में हम लोगों को भ्रमित करने का एजेंडा है, क्योंकि कुछ लोग कांग्रेस के दिशा निर्देशन में हो सकते हैं, कुछ बीजेपी के निर्देशन में हो सकते हैं। वो आपस में अलग अलग मुद्दे, ताकि हमारे लोग मेन मुद्दे से भटक जाए। तो ये हमारा उसका दुश्मन का चरित्र है। वो अपना काम करेगा। हमको काम क्या करना है, हमको समझने की जरूरत है। तो आज जिस तरीके से हम SC ST OBC की जो अलग अलग पिटाई हो रही है, माइनॉरिटी अलग अलग पिटाई हो रही है, हम सभी मजलूम हैं। हम सब मजलूम लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमारे कॉमन एजेंडा अगर निर्धारित हो जाता है, तो हम लोग सब पीटे पिटाए लोग पीटने लायक बन सकते हैं, इकट्ठे अगर हो जाते हैं। हमारी संख्या 85% है, यानी 74-75% SC ST OBC है और लगभग 10% माइनॉरिटी है। तो हम 85% लोग हैं जो पहचान खोए हुए लोग हैं। आदिवासी के नाम पर, नाम से वो पहचान बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन आदिवासी SC का व्यक्ति भी आदिवासी यानी मूल निवासी है, OBC भी मूल निवासी है और माइनॉरिटी भी इस भारत के मूल निवासी है, जो पहचान खोए हुए हैं। तो ये विश्व मूल निवासी दिवस, इसी के तहत हम पूरे भारत के 31 राज्यों में 542 जिलों में आज बड़े पैमाने पर इस आयोजन के, राष्ट्रीय आयोजन के बाद में पूरे भारत में हमारे कार्यक्रम होंगे। और मेन मकसद है कि हमारे समाज के लोगों को जगाना, उनको संगठित करना, उनका प्रबोधन करना और प्रत्येक व्यक्ति को प्रबोधन के माध्यम से समझ पैदा करके और एक संगठित शक्ति का निर्माण करना, ये मेन मकसद है। मैं इस अवसर पर इतनी ही बातें रखते हुए मैं अपील करता हूं हमारे तमाम मूल निवासी साथियों, SC ST OBC और तमाम प्रकार की माइनॉरिटी, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, लिंगायत, जैन, कि हम बिछड़े हुए लोग हैं और ये अवसर है हम लोगों के पास में। हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन चुका है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही बहुजन क्रांति मोर्चा काम कर रहा है और बड़े पैमाने पर हमारा काम चल रहा है। ये जागृति आ रही है और संगठित हो रहे हैं। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय बिरसा मुंडा, जय टंटिया भील। धन्यवाद रेखपाल सर। इस देश में, भारत में ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे घोटाला हुआ है, बहुत सारे घोटाला हुआ है। उसमें अगर कोई सबसे बड़ा घोटाला है, वो है इतिहास का घोटाला।
भारत का इतिहास में जो घोटाला हुआ उसका वजह से या उसका चलते भारत के मूल निवासी अपना इतिहास भूल चुका है। अपना इतिहास भूलने के वजह से और अपना इतिहास को अपना इतिहास नहीं मानता है और दुश्मन का या दूसरों को इतिहास को अपना इतिहास समझता है, मानता है। जो इतिहास भूल जाता है अपना इतिहास, वो समाज कभी भी शासक नहीं बन सकता या वो कभी शासक नहीं बन पाता। कारण इतिहास से प्रेरणा मिलता है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से विचार सृष्टि होता है या विचार बनता है, विचार से सामर्थ्य सुदृढ़ होता है या ताकत बनता है, सामर्थ्य से शक्ति पैदा होता है, शक्ति से शासक बनने के लिए जो मार्ग है वो खुल जाता है। लेकिन भारत के मूल निवासी अपना इतिहास भूलने के वजह से वो ये सारे चीजों से बेरूम है या अज्ञानी है। तो रेकवाल साहब ने जो जो बातें बताई, जो जो बातें आप लोगों को समझाए, उनको आप लोग अच्छी तरह समझ लिए होंगे। तो जो जो काम करने के लिए वो बोले या जो दिशा निर्देश दिए उसी दिशा में आप लोग काम करेंगे, ये ऐसा मैं आशा और विश्वास रखता हूं। अभी मैं हमारा बीच में और एक मेहमान है, माननीय भरत चंद्र सिंह, जो एक आदिवासी या मूल निवासी राष्ट्रीय कार्यकर्ता है, समाज में जागरण का काम करते हैं। उनको मैं निमंत्रित करता हूं या आमंत्रण करता हूं, वो आए और जो विषय रखा गया है इस चर्चा का विषय ये में प्रोग्राम में, उस संदर्भ में वो रोशनी डाले या हमारा लोगों को जानकारी दे। माननीय भरत चंद्र सिंह। धन्यवाद लमगर मुर्मू सर। आज विश्व मूल निवासी दिवस के अवसर पर देश के सभी मूल निवासी साथियों को मेरा तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और जय मूल निवासी। साथियों, मैं ज्यादा समय बोलने के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा खराब है। और टेकवाल सर ने कल 11:30 रात को फोन करके मेरे की ये कन्फर्म किए थे कि आपको भी बात रखना है। मैं डॉक्टर के पास से अभी मैंने रिटर्न आया, अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो आज के तारीख में जो विश्व मूल निवासी दिवस के जो मेन जो मकसद है हम लोग का, जो मकसद है, इसका मकसद है कि हम लोग आदिवासी का जो स्थिति परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। आदिवासियों का जो स्थिति है भारत में, 263 साल से आदिवासी अपना हक अधिकार, जल जंगल जमीन, भाषा, संस्कृति, परंपरा, धर्म, अपना मान सम्मान और डिग्निटी के लिए लड़ रहा है। ये 263 साल का इतिहास का ये प्रमाण है कि आज आदिवासी अपना हक अधिकार, अपना जल जंगल जमीन का बारे में जो जितना उनको अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, क्योंकि जो 250 साल से हजारों सालों से जो कौम ने आदिवासियों को गुलाम बना के रखा, जंगल में रहने के लिए मजबूर किया हजार साल से,
और जब इंग्रेज भारत में आए, इंग्रेज भारत में आने के बाद 1756 साल से 1756 मसीहा से अपना जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति परंपरा धर्म अपना मान सम्मान स्वाभिमान और डिग्निटी के लिए लड़ रहा है। ये आज का इतिहास है। और ये जो इतिहास है, इतना 250 साल 263 साल लड़ने के बाद ये तो अपना हक अधिकार मिल जाना चाहिए, क्यों नहीं मिल पा रहा? बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा एक बात लिख के रखे हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। वास्तव में इतिहास, आदिवासियों का जो रियल इतिहास है, जो आदिवासी समाज में जन्मे महापुरुषों की जीवनी और संघर्ष के बारे में ये रियल इतिहास अभी तक मालूम नहीं। और इतिहास मालूम ना होने की वजह से आदिवासी अपना आइसोलेशन में संगठन बनाया। और आइसोलेशन में कितना संगठन बनाया? 24 से 25 हजार संगठन भारत में है। और संख्या कितना? 8.6 पॉपुलेशन है ऑल इंडिया में। और हर स्टेट में अलग अलग उसका आंकड़ा होती है। और उन लोग का जो जाति जो डिवाइड किया गया ब्राह्मणों के, मनुवादी के द्वारा जो ब्राह्मणों ने आदिवासियों को जो डिवाइड किया वो है 800 से ज्यादा। ये 2 प्रकार का समस्या है। 3 प्रकार का समस्या आप सुनने से हैरान होंगे कि 8.6% लोग, 800 से ज्यादा जाति के लोगों ने 84 प्रकार के धर्म को मानते हैं। 84 प्रकार के। अभी तक ये रिसर्च में ये सरकार के पास ये आंकड़ा का हिसाब से आरटीआई में इसको मंगाया गया था। 84 प्रकार के आदिवासी लोग धर्म को मानते हैं। और वेस्ट बंगाल के लोग क्या लड़ाई लड़ते हैं उसके नजदीक उड़ीसा के लोगों को जो पता नहीं, उड़ीसा क्या लड़ाई लड़ रहा है छत्तीसगढ़ लोगों को पता नहीं, छत्तीसगढ़ आदिवासियों ने क्या लड़ाई लड़ रहा है मध्य प्रदेश लोगों को पता नहीं, मध्य प्रदेश लोग क्या लड़ाई लड़ रहे हैं महाराष्ट्र को पता नहीं। अर्थात आइसोलेशन में आज तक 260 साल हो गया लड़ाई लड़। ये सबसे बड़ा हमारा समस्या है, नंबर 1। नंबर 2, ये और 84 प्रकार का, जैसे कि धर्म के हिसाब से मैं 2-3 धर्म ही ये नाम लूंगा, सारना, आदि सारना, भील, ऐसे 80 प्रकार के आदिवासी लोग धर्म मानते हैं। जो सारना को मानते हैं वो आदि धर्म को नहीं जाएंगे। जो आदि धर्म मानता है और जो सारना मानता है वो भील ये धर्म को नहीं मानेगा। ये भी हम लोग का डिवीजन का एक कारण है। और हम लोग का गुलामी का ये भी एक कारण, महत्वपूर्ण कारण नहीं है। इसीलिए आइसोलेशन में लड़ने के वजह से 263 साल हो गया लड़ाई लड़ते लड़ते। इसका नतीजा क्या हुआ आज का तारीख में? जंगल से हम लोग को विस्थापित किया जा रहा है, डैम के नाम में विस्थापित किया जा रहा है, और शिक्षा बेरोजगार बढ़ते जा रहा है। अन्यत्र पढ़ा है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट दूसरा स्टेट में अपना बाल बच्चा पकड़ के चले जा रहे हैं कोई काम करने के लिए, और रिटर्न भी नहीं आ पा रहे। उन लोग का शिक्षा, उन लोग का जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह कोई रिकॉर्ड नहीं होता, खाली पेट पालने के लिए दूसरा स्टेट दूसरा डिस्ट्रिक्ट में वो चले जाते हैं। इसके साथ साथ भूखमरी है। उन लोग का भी इधर में गरीब, ज्यादा से ज्यादा गरीब आदिवासी का अंदर में है। धीरे धीरे हम जो आदिवासी जो भाषा बोलते हैं, बोली बोलते हैं, वो भाषा धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। इसके साथ भाषा विलुप्त होते जा रहा है। इसके साथ साथ अभी जैसे कि बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदी परिषद, बजरंग दल आदिवासी एरिया में जैसे अपना मुहिम चलाया है कि आदिवासियों को हिंदू के धर्म पर, हिंदू के नाम पर उनको हिंदू धर्म के साथ शामिल होने का ये बहुत बड़ा प्रयास आप लोगों ने अभी जो 5 तारीख में जो राम मंदिर का ये शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ, कि ऑल इंडिया से बहुत सारे आदिवासियों की, उन लोग की जो धर्म स्थल से जल और मिट्टी लेने का जो कार्यक्रम, ये एक प्रमाण है। तो साथियों, आज के तारीख में हम लोग करें तो क्या करें? अगर करें तो क्या करें? ये बहुत बड़ा खुशी, बहुत बड़ा उत्साह और बहुत बड़ा ये खुशी की बात है कि हम लोगों को माननीय और मामन मेश्राम जैसे नेतृत्व हम लोग को मिला।
हम लोग भी साथ में काम कर रहे हैं। आज से 15-16 साल से हम लोग मेश्राम साहब से साथ काम कर रहे हैं, उसी दिन से जोड़ के काम कर रहे, प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे। और अगर हम लोग अभी की जो स्थिति को हम लोग, ये शिक्षित लोग अगर स्थिति को हम लोग जान नहीं पाएंगे और समीक्षा नहीं करेंगे तो हम लोग का ये 263 साल नहीं और भी कितना साल बीत जाएगा, हम लोग का हक अधिकार मिलने वाला नहीं। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आदिवासियों के लिए जो हक अधिकार लिखे, पंचम अनुसूची, षष्ठ अनुसूची, 275, 330, 332, 15(4), 16(4 और भी ऐसे 342, ऐसे बहुत सारे जो आर्टिकल लिखे, आज का तारीख में जो आदिवासी को ऑल इंडिया में जो पता हो रहा है, इसके लिए बहुत बड़ा जो गर्व के साथ मैं कह सकता हूं, ये वामन मेश्राम साहब का ये बहुत बड़ा देन। और जो सोशल मीडिया में ये चालू है, और आज का तारीख में हम लोग जो फील्ड में जाते हैं, बहुत सारे लोग, आदिवासी लोग आज का तारीख में बोल रहे हैं, ये मान रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं और हेल्प भी कर रहे, दे रहे, सभी कुछ दे रहे, समय, श्रम, हुनर, बुद्धि, पैसा सब कुछ दे रहे हैं। और उन लोग का ऊपर में एक विश्वास, वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व को एक विश्वास आ गया है, सभी मूल निवासी लोगों को विश्वास आ गया है कि हाँ, वामन मेश्राम के नेतृत्व में कुछ हो सकता है। तो साथियों, ये आज के तारीख में हम ज्यादा ना कहते हुए लास्ट में एक ही बात हम कह करके मेरा बात को समाप्त करता हूं। मैं एक राष्ट्रीय प्रचारक हूं, उड़ीसा का जनरल सेक्रेटरी हूं बामसेप के, और नॉब के उड़ीसा का इंचार्ज हूं। एक राष्ट्रीय प्रचारक के नाते मैं सभी कार्यकर्ताओं को मेरा ये रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि जैसे कि बाबा साहब आम्बेडकर ने 1927 में एक बात कही कि जागृति के दीप अखंड जलाए रखो, जागृति के दीप अखंड जलाए रखो। हमको निरंतर प्रचार करना होगा, हमारा लोगों के पास जाना हो, एक बार में नहीं होगा, बार बार जाना होगा, समझाना होगा हमारा लोगों को, क्योंकि वो नादान लोग हैं, जानते नहीं है भारत की परिस्थिति को, कि यहाँ शेड्यूल कास्ट को भी पिटाई हो रही है, ओबीसी का पिटाई हो रही है, माइनॉरिटी का पिटाई हो रही है, आदिवासी लोगों का तो ज्यादा पिटाई हो रही है, और माइनॉरिटी लोगों का तो ज्यादा पिटाई हो रही है। और सभी पिटाई लोगों को ये वामन मेश्राम के ये साहब के नेतृत्व में हम लोग ये बहुत बड़ा शक्ति निर्माण करने का काम हो रही है, और इसी काम को आप लोग आगे बढ़ाएंगे। इसी रिक्वेस्ट, इसी अनुरोध के साथ मेरा बात ने आपको ध्यान से सुना, इसलिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी और इंडिजिनियस पीपुल्स के डे, आज जो मूल निवासी दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जय मूल निवासी। धन्यवाद भरत चंद्र सिंह साहब। अभी जो बातें उन्होंने बताई, हमारा अंदर या मूल निवासी का अंदर क्या क्या कमियां खामियां है, उसको कैसे दूर किया जाए, और जो नेतृत्व का अभाव जो हमारा समाज में है, उसको कैसे पूरा किया जाए, उस संदर्भ में कुछ बातें आपको को बताए। अभी मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में या आज का कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय वामन मेश्राम, भारत के मूल निवासी का नायक ऐसे बोला जा सकता है, मूल निवासी नायक, अभी हमारा भारत के मूल निवासी का नायक है वो। इसका साथ साथ वो बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तथा बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। उनको आज जो विषय रखा गया है, उस संदर्भ में उनको उनका अध्यक्ष भाषण देने के लिए आमंत्रण करता हूं, निमंत्रण करता हूं, माननीय मेश्राम साहब। सर, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। मेश्राम सर, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, भैया, हाँ, आवाज आ रही। आज विश्व मूल निवासी दिवस है, तो भारत के और दुनिया के
तमाम मूल निवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। और जो आज का विषय है, उस विषय के मौके पर कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। 2001 में डीएनए के अनुसार इस देश में ब्राह्मण विदेश से भारत में आया, ये बात प्रमाणित हो गई। और उस ब्राह्मण ने यहां आकर वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई, और इस जाति व्यवस्था के तहत आज जो अनटचेबल लोग हैं, अछूत लोग हैं, उनके 1703 टुकड़े हैं। और आदिवासियों के 800 से ज्यादा टुकड़े हैं। और पिछड़े वर्ग के ओबीसी के 3743 टुकड़े हैं। सारे मिलाकर 6000 से ज्यादा टुकड़े हैं। तो इन विदेशी ब्राह्मणों ने हम लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए 6000 से ज्यादा टुकड़ों में बांटा। और 6000 से ज्यादा टुकड़ों में बांटा, इससे यह बात सिद्ध होती है, इसके आधार पर भी यह बात सिद्ध होती है कि वो लोग विदेशी है। अगर वो मूल निवासी होते तो मूल निवासियों को 6000 से ज्यादा टुकड़ों में बांटने का काम नहीं करते। और इस तरह से इनको 6000 जाति के अंतर्गत बांटने की वजह से आज इन लोगों की हजारों समस्याओं का निर्माण हो गया है। इनकी सामाजिक गैर बराबरी के ये सारे देश भर में शिकार हुए लोग हैं। यानी जाति व्यवस्था के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग के ऊपर, ओबीसी के ऊपर थोपा गया, आदिवासियों को सेग्रीगेट किया गया, महिलाओं को दास बनाया गया, घुमंतु जातियों को बहिष्कृत किया गया। इस तरह से ये इन लोगों ने, विदेशी ब्राह्मणों ने, यूरेशियन ब्राह्मणों ने इस देश में इतना बड़ा संकट हमारे लोगों के सामने निर्माण किया। और इस तरह से उन्होंने इन टुकड़ों को बनाकर हम लोगों को गुलाम बनाने का काम किया। तो इसलिए हम लोगों को, इसलिए हमारे लोगों की सामाजिक समस्याएं पैदा हुई, धार्मिक समस्याएं पैदा हुई, आर्थिक दरिद्रता और भूखमरी समस्या शामिल हुई और निर्माण की गई, और राजनीतिक समस्याएं निर्माण की गई है। हम लोगों को जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, उसके तहत 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं। और दिल्ली में हमारे सपोर्ट के बगैर किसी की कोई सरकार नहीं बन सकती, मगर फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। 1250 से ज्यादा, जैसे 450, 7.5% आदिवासियों के एमएलए चुनकर जाते हैं और 47 एमपी चुनकर जाते हैं। और उससे 2 गुना शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो 450 और 450 मिलाकर 900 के लगभग एमएलए शेड्यूल कास्ट के चुनकर जाते हैं। 900 और 450, तो इसका मतलब है 1350 एमएलए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं और 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के। ये जो राजनीतिक आरक्षण है, इस आरक्षण की वजह से, जॉइंट इलेक्टेड की वजह से, गांधी ने जो पूना पैक्ट हमारे लोगों पर थोपा, उसकी वजह से
इन लोगों को पार्लियामेंट में बोलने की आजादी नहीं है। जिनको पार्लियामेंट में बोलने की आजादी नहीं है, वो लोग देश में आजाद कैसे हो सकते हैं? जिनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाकर रखा गया हो, उनका समाज आजाद कैसे हो सकता है? आज पिछड़े वर्ग के लोगों की 52% संख्या है, और ये पिछड़े वर्ग भी कोई होमोजीनियस नहीं है। उसमें मंडल कमीशन में नॉमिडिक ट्राइब घुमंतु जाति को शामिल कर दिया गया है, एमबीसी को शामिल कर दिया गया है, ओबीसी को शामिल किया है, और इनसे एससी एसटी ओबीसी से कन्वर्टेड लोगों को शामिल कर दिया गया है। तो परिणामतः ये जो लोग हैं जिनकी संख्या 74.5% है, उन लोगों को 94 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से द्वारा मूल्यवासी घोषित किया गया है, और डीएनए के अनुसार ये सारे के सारे मूल्यवासी है। तो इसलिए आज हम लोगों को आजाद भारत में गुलाम बनाकर रखा गया है, और हम सब लोगों की गुलामी सबसे बड़ी समस्या है, पहले नंबर की समस्या है। अब इस गुलामी को अगर समाप्त करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करना होगा। राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण के बगैर राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं होगा। तो पहले तो राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करना, फिर उसके बाद राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करना होगा। राष्ट्रव्यापी संगठन होगा तो ही राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बाद हम लोगों को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करना होगा। जब तक हम राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करने का काम नहीं कर पाएंगे, हम ब्राह्मणों के गुलामी से पहले तो अंग्रेजों के समय में हम दोहरे गुलाम थे। अंग्रेज के गुलाम ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के गुलाम थे, यानी हम दोहरे गुलाम थे। तो एक तरह से ब्राह्मणों ने हम लोगों को पहले से गुलाम बना कर रखा था, वो अंग्रेजों ने आजादी दी, तो आजाद हो गए, और ब्राह्मणों के हम गुलाम थे, वो गुलामी अभी भी बरकरार है। राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण के बगैर हम लोगों को ये आजादी हासिल नहीं हो सकती। अब ये संगठन हम लोगों के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के 5-6 लाख संगठन हैं। इन माइक्रो लेवल के संगठन हैं, स्मॉल लेवल के संगठन हैं, मिडल लेवल के संगठन हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के संगठन हैं, कमिश्नरी लेवल के संगठन हैं, स्टेट लेवल के संगठन हैं, जो जोनल लेवल के संगठन हैं, राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं। ऐसे लगभग 5-6 लाख संगठन हैं, और इसलिए इन सब लोगों को इकट्ठा करने का एक प्लान हम लोगों ने ऐसे बनाया कि हम लोगों को कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाना चाहिए, क्योंकि सारे अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, और अलग अलग लड़ाई बढ़ने से हो जाती है, बढ़ जाती है। और 6000 टुकड़ों में पहले से ही हम बटे हुए हैं, तो हमारे पढ़े लिखे लोगों ने 6 लाख टुकड़ों में बांट दिया, तो परिणाम हमारे बहुत ज्यादा टुकड़े हुए हैं। इस वजह से हमारी पिटाई हो रही है। तो हम सब लोगों को पहले सबसे पहले कॉमन मिनिमम एजेंडा अगर हम बनाते हैं, सभी लोग समस्याएं लेकर लड़ रहे हैं, उन समस्याओं को इकट्ठा करके एक कॉमन एजेंडा बनाया जाए, और सारे लोग मिलकर उसके लिए लड़ाई लड़े। अपना अपना संगठन बरकरार रखो, अपना झंडा बरकरार रखो, अपना एजेंडा बरकरार रखो, अपना बैनर बरकरार रखो, अपना नेतृत्व बरकरार रखो, मगर मुद्दों के आधार पर हमारी केवल एक लड़ाई होनी चाहिए, एक बात होनी चाहिए, एक आंदोलन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो सकता। ऐसा हमें करना होगा, और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए विश्व मूल निवासी दिवस के मौके पर
मैं आज आप सभी मूल निवासियों को ये अनुरोध करता हूं, खासतौर पर भारत के सभी मूल निवासियों को, जो SC ST OBC के लोग हैं, धर्म परिवर्तित लोग हैं, सभी मूल निवासियों को यह अनुरोध करता हूं कि वो इकट्ठा आए बगैर अगर अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो सबसे पहले हमें इकट्ठा आने का काम करना चाहिए और अपनी लड़ाई सभी लोगों को मिलकर लड़ना चाहिए। मैं इस मौके पर, विश्व मूल निवासी के मौके पर यही संदेश देना चाहता हूं, इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत लंबी बात मैं नहीं कहना चाहता हूं। आप मेरी बात ध्यान से सुनी होगी और ध्यान से सुनी होगी, उस पर आप मंथन करिए, विचार करिए और ऐसा करने के लिए अपने आप को तैयार करिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो साथियों, तो आज इस मूल निवासी दिवस के मौके पर आप लोगों को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से जो उद्बोधन या प्रेरणा दिया गया, जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग को शेयर किया गया, भारत के सारे मूल निवासियों को हम संगठन के तरफ से व्यक्तिगत स्तर से हम यही अपील करते हैं कि हमारा आदरणीय मेसराम साहब जो बात आप लोगों को बताई उसको अमल करेंगे और उस दिशा में आप लोग काम करेंगे। और अगर आप लोग उस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, हमारा जो पिटाई हो रहा है, ये पिटाई आगे भी होते रहेगा। तो साथियों, ज़्यादा हम लोग टाइम को ज़्यादा नहीं लेते हुए आप लोगों से संगठन के माध्यम से यही उम्मीद रखते हैं कि आप लोग संगठन का और समाज का उद्देश्य को पूरा करने के लिए तन मन धन से साथ सहयोग करेंगे और काम करेंगे। यही आशा और विश्वास के साथ आज का प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग हम लोगों का या संगठन का बातों को बहुत ध्यान देके, टाइम देके सुने और समझे। उसके लिए जितना भी इस प्रोग्राम को लाइव सारा भारत देश भर में देख रहे हैं, सारे साथियों को, देशवासियों को इस मौके पर, विश्व मूल निवासी दिवस के मौके पर आप लोग को बधाई और धन्यवाद देते हुए आज का कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय मूल निवासी, जय आदिवासी, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।